Hi guys, welcome to the Delhi couple. Guys, we are super excited because we recently got our Japan visa. हम स्पेसिफिकली इतने एक्साइटेड क्यों हैं क्योंकि हमें मल्टी एंट्री वीजा मिला है गाइस, जो कि आपका 5 साल के लिए वैलिडिटी के साथ आता है और 90 डे का आपका स्टे मिलता है। यस, दैट इज करेक्ट। हम ऑलरेडी जापान जा चुके हैं 2023 में आई बिलीव। हाँ, लास्ट ईयर हम जुलाई में गए थे और हमें इतना पसंद आया था दैट इट बिकेम वन ऑफ आवर फेवरेट कंट्री टू विजिट। सो हम दोबारा जाने वाले थे इस न्यू ईयर के आसपास, तो हमने दोबारा अप्लाई किया। तो रिसेंटली सबसे मेन चीज क्या है, हमें मल्टी एंट्री वीजा मिला है एज यू कैन सी। और इसमें आप मल्टी एंट्री वीजा कैसे ले सकते हो, आप टूरिस्ट वीजा कैसे ले सकते हो, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या फीस है, सारी चीज इसमें हम आपको कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो सबसे मेन चीज अगर हम डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं, सबसे पहला आपको चाहिए ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट। ठीक है, इसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते। 6 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए इसके लिए। देन आपके पास सेकंड, आपको इसकी फर्स्ट बायोमेट्रिक्स या फिर आपका डिटेल पेज कह सकते हो, और लास्ट जिसमें आपका एड्रेस होता है उसका आपको पूरा फोटो कॉपी करके देना होगा उन्हें, क्योंकि एज ए डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है। और ये सारी जो चेकलिस्ट बता रहे हैं गाइस, हम VFS ग्लोबल की वेबसाइट के थ्रू जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट लिस्ट शेयर कर रखी है उसके बेस पे हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें वही आपको नॉलेज शेयर करेंगे जो ऑथेंटिक है और जो एक्चुअल है, ताकि आप जो हमने खुद ने अप्लाई करते वक्त अपनाई थी बिल्कुल। क्योंकि हम देखिए किसी एजेंट के थ्रू कभी वीजा नहीं लगाते। हम एटलीस्ट 10-12 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, सारी हमने खुद के बेसिस पे किया है। हमने कभी भी किसी भी एजेंट की हेल्प नहीं लिया है। सो प्योरली इट वाज सोलली ऑन आवर एक्सपीरियंस जो हम आपको बताने चाह रहे हैं। और इसमें जितना हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे, चाहे आपको हेल्प वीडियो के थ्रू मिले या फिर आपको एडिशनल कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट डाउन करके भी पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली सर के रिप्लाई करता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली फर्स्ट पासपोर्ट, सेकंड आपका हो गया फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट, थर्ड आपका चाहिए आपको कंप्लीटली फॉर्म फिलअप करके देना है। ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, VFS ग्लोबल पे ही आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा, आप मैसेज कर देना। और इसमें आपको फोटोग्राफ चाहिए जो आपको यहाँ पर आ रहा होगा, इतने 35x45 mm की आपको डायमेंशन की वाइट बैकग्राउंड। यस, विद वाइट बैकग्राउंड चाहिए आपको। अगर आप ग्लासेस लगाते हो तो आपको विदाउट ग्लासेस फोटो खिंचवानी है, बिकॉज ग्लासेस में आपका ग्लेयर आ सकता है, रिफ्लेक्शन पड़ सकता है, इस वजह से। और फिर मना भी कर देता है आई थिंक ग्लासेस वाली पिक को। जी, तो ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले से प्रिपेयर होके जाए हमारी तरह। क्योंकि मेरे को डबल फोटो खिंचवानी पड़ गई थी वहां पर। वो ऑब्वियसली VFX सेंटर, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ बिकॉज हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो आप दिल्ली से अगर आप किसी भी या फिर आप कहीं भी जाओगे, ऑब्वियसली वहां पर आपको बहुत हेफ्टी फीस पे करनी पड़ती है, चाहे आप फोटो कॉपी करवाओ, चाहे आप प्रिंट आउट करवाओ, चाहे फिर आप पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाओ। तो थर्ड हो गया आपका फोटो साइज। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कवरिंग लेटर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अमंग्स द अदर्स, बिकॉज कवरिंग लेटर के बेस पे ही आपकी वीजा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको अगर मल्टी एंट्री चाहिए, ये मेन फैक्टर है कवरिंग लेटर, इसी के थ्रू आपका मल्टी एंट्री आपको मिल सकता है या फिर आपको सिंगल एंट्री मिल सकता है। जब आप अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली उसमें आप मेंशन कर सकते हो कवरिंग लेटर में कि आपको मल्टीपल एंट्री चाहिए, आपको सिंगल एंट्री चाहिए। वो टोटली आपका वीजा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, उनके मूड के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अगर उनको लगता है कि आप फाइनेंशियली इतने केपेबल हो तो, और आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो, आप वापस आओगे वहां पर आप डिफॉल्ट नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपको वो वीजा देंगे ही देंगे। तो कवरिंग लेटर हमने जो अप्लाई किया था उसमें कैसे क्या लिखा था, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको, अगर आप पूछोगे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आ सकते हो, यहाँ कहीं दिख रहा होगा इंस्टाग्राम पेज हमारा, वहां पर आके आप हमें मैसेज कर सकते हो, आप हमें फॉलो कर सकते हो इन अपडेट्स के लिए। तो हम आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे, चाहे वो कवरिंग लेटर से रिलेटेड हो या कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, डेफिनेटली यू कैन। और मेरी ईमेल भी कर सकते हो, अगर आप मेरे को ईमेल करना है यहाँ पर आ रहा होगा, तो हम हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। तो कवरिंग लेटर के बाद आपके पास जो आइटनरी एक होती है, ट्रैवल आइटनरी, इसमें आपको डे वाइज दिखाना होता है। डे वाइज बेसिकली आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम द कवर लेटर। कवर लेटर तो होता ही है हर वीजा में, ये इसमें आइटनरी जापान के टाइम में दिखानी पड़ती है। जैसे शेनिगन वीजा, अगर आपने कभी शेनिगन वीजा की वीडियो देखी हो या आपने शेनिगन वीजा अप्लाई किया हो, उसमें भी आपको डिटेल्ड आइटनरी देनी पड़ती है। सिमिलरली आपको जापान में भी डिटेल्ड आइटनरी देनी पड़ती है डे वाइज।
मतलब आप किस दिन लैंड कर रहे हो, उसके नेक्स्ट डे क्या करोगे, टोक्यो लेट्स से आप टोक्यो में लैंड कर रहे हो तो टोक्यो में कितने दिन हो, हर एक दिन का बताना पड़ेगा। आप फिर क्योटो जा रहे हो, क्योटो में आपको बताना पड़ेगा। ओसाका, जितने भी आप शहर कवर करने वाले हो थ्रू आउट द जापान, आपको सारा एक आइटनरी में डिफाइन करना पड़ेगा। ये आपका कवर लेटर से अलग डॉक्यूमेंट होगा, तो कवर लेटर में मत करना। कवर लेटर में आप बेसिक बेसिक चीजें दे सकते हो, बट आइटनरी, डिटेल आइटनरी जितना आप अलग दोगे, जितना स्पेसिफाई करोगे, उतना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उतना इजीली वीजा ऑफिसर को पढ़ने में आसानी रहती है। नेक्स्ट इसके बाद होता है आपका लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न। आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप ऑफिस में जॉब करते हो, ऑब्वियसली आपकी इनकम टैक्स जनरेट होती ही होती है। जो भी आपको सैलरी मिलती है उस बेस पे, या आपका जो बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट होता है उस बेस पे। इसमें जो रिकमेंडेड होती है वो लास्ट थ्री इयर्स की आपको ITR चाहिए ही चाहिए। किसी किसी में 2 साल का भी चल जाता है, बट मैं रेकमेंड करता हूँ पर्सनली कि आप 3 साल की ही आप ले लें। उसके बाद ITR के बाद अगर आप ITR नहीं फिल करते हो तो आप किसी भी CA से आप बनवा सकते हो, वो लास्ट 2 ईयर की तो बना के ही देगा। बिल्कुल दे देगा आपको, 500 से 1000 रुपए लेगा, अपने नियर बाय CA पे जाके आप बनवा सकते हो। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बैंक स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द वीजास में ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होता है, बिकॉज देखिए आप वीजा कोई भी अप्लाई कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट सेम होते हैं। कुछ 1-2 का फर्क हो सकता है, चाहे आप फ्रीलांसर हो, ये कुछ कम होते हैं। बिल्कुल। और आप बैंक स्टेटमेंट आपको 6 महीने की लगानी है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे बैंक बैलेंस हमसे, तो हमने जब अप्लाई किया था तो एटलीस्ट हमने 3 से 4 लाख रुपए रखा हुआ था हमारे बैंक में, तो मैं उतना ही रेकमेंड करता हूँ। और वो ऐसा नहीं है आप एकदम से डाल दो, आपका वो एटलीस्ट आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए पास 6 मंथ से। मतलब अगर आप सैलरीड है तो आपकी सेविंग्स दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप 1 महीना या 10 दिन पहले आपने किसी से लेके लाख रुपए डाल दिए, फिर एकदम से लाख रुपए या 2 लाख रुपए डाल दिए, ऐसा नहीं। तो रिकमेंडेड बैलेंस जो हम आपको सजेस्ट करेंगे वो 3 से 4 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप कपल जा रहे हो या आप सिंगल जा रहे हो, एटलीस्ट हम इतना रिकमेंड करते हैं। उसके बाद 6 आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपका बैलेंस बता दिया। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, सैलरी स्लिप चाहिए आपको लास्ट 3 मंथ्स की, ठीक है। और कंपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, NOC चाहिए होगा, या लेटर हेड पे, कंपनी लेटर हेड पे आपको NOC उनसे राइट करके दे सकते हो कि हम इसे भेज रहे हैं, छुट्टियां दे रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये वापस आके ऑफिस ज्वाइन करेंगे। ऐसा कुछ आपको कंपनी लेटर हेड पे लिखवाना होता है अपनी सैलरी स्लिप्स के साथ और कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ। ये सारा अटैच करके आपको अपनी प्रोफाइल में देना पड़ेगा जब आप VFS या फिर अपने किसी भी स्टेट वाले VFS पे आप फाइल सबमिट करोगे। देन उसके बाद आपका ये सारी चीजें हो गई। लास्ट जो बट नॉट द लीस्ट, आपका अगर आप जैसे कपल जा रहे हो, ठीक है, यूजुअली कोई बताता नहीं है, बहुत हार्डली कुछ बताते होगे, बट कपल में या तो आपके पासपोर्ट में सरनेम मैच होना चाहिए, आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो हमारे केस में हमने मैरिज सर्टिफिकेट लगाया था कपल में, क्योंकि देखिए इनकी जो ऑब्वियसली शी इज अ होम मेकर और मैं इसमें वर्किंग हूँ, तो जो इनकी वीजा एप्लीकेशन गई थी वो मेरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के साथ गई थी। मैंने इनको एज अ स्पॉन्सरशिप लेटर भी लगाया था, जो कि आप लगा सकते हो अगर आपके गार्डियन आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं या आपके स्पाउस आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। इट कुड बी वाइफ, इट कुड बी हस्बैंड, इट कुड बी एनीवन हु इज बेसिकली सपोर्टिंग यू फाइनेंशियली टू विजिट द एंटायर कंट्री, ठीक है। तो उस केस में जो भी आपको पैसे से स्पॉन्सर कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, उसके आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। वो चाहे ITR हो गई, चाहे बैंक स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, और चाहे उनकी सैलरी स्लिप हो गई अगर वो जॉब करते हैं तो सब उनका लगेगा। तो मेरे केस में इनकी प्रोफाइल में सिर्फ इनका कवर लेटर अलग गया था, नाम हम करके वो सब करके, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनके नाम से मेंशन होके, पासपोर्ट के नाम से मेंशन होके गया था। बाकी डॉक्यूमेंट्स है मोस्टली मेरे ही लगे थे, मेरी बैंक स्टेटमेंट, मेरी ITR, ये सारी चीजें, ठीक है। और ये आपका आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट है। एक और डॉक्यूमेंट है जो कि मैं बोलना चाहूंगा, जो यूजुअली कोई नहीं बताता होगा। आप जैसे आपको सैलरीड का पता है, आपको बिजनेसमैन का पता है, आपको फ्रीलांसर का कोई नहीं बताएगा। मैं पर्सनली एक फ्रीलांसर हूं, मेरी कोई GST वगैरह नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई करंट अकाउंट नहीं है। उस केस में क्या कर सकते हो, मेरा एक MSME है, MSME सर्टिफिकेशन, तो जिस नाम से मैं काम करता हूं उस नाम से, उस फर्म के नाम से मैंने MSME रजिस्टर करवा रखा है। उस MSME के बेस पे मुझे सारे वीजा मिले हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो
क्योंकि देखिए वो आपके वीजा, वर्क की गारंटी देता है कि आप ये वर्क करते हो, इंडिया में बेस हो, ये सब आपको क्योंकि आप बताता है। वीजा ऑफिसर को कैसे कन्विंस करोगे कि यार कि मेरा काम इधर है, अब मैं आऊंगा ही आऊंगा। क्योंकि देखो उन्हें जब आपका कोई सॉलिड काम का प्रूफ नहीं होता, उन्हें शक होता है कि ये बंदा वहां जाके सेटल ना हो जाए, सेटल। ठीक है, वहां जाके डिफॉल्ट ना कर दे। वो चीजें हमें रिस्क को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए मैंने एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन मैंने बनवा रखा है और वो मैं हर वीजा में अटैच करता हूँ। और फॉर नाउ, या फिर आप कह सकते हो अभी तक तो हमें सक्सेस ही मिला है, मिला हमारा है। यूजुअली रिजेक्ट हुआ नहीं है। मैं इसमें पेपाल की पूरी स्टेटमेंट भी लगाता हूँ, तो वो सारी चीज भी मैं अपनी प्रोफाइल में अटैच करके देता हूँ, चाहे पेपाल की स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स आप लगा सकते हैं, वो ऑल्दो वो क्या कहते हैं नेसेसरी नहीं होता, बट अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगा सकते हैं। कई बार केसेस में होता है कि वीएफएस या फिर आप कहीं भी वीजा अप्लाई कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली वहीं पर मना कर देते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगा के चलो। तो मैंने अपने में पेपाल की स्टेटमेंट लगाई थी, एमएसएमई सर्टिफिकेट लगाई थी, बिकॉज मैं फ्रीलांसर हूं। तो आप भी फ्रीलांसर हो तो ऐसे एक प्रूफ जरूर लगाओ जिसके थ्रू आप वीजा ऑफिसर को दिखा सको कि हाँ मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं सिर्फ घूमने के पर्पज से जा रहा हूँ और मैं वापस आऊंगा ही आऊंगा। तो इससे क्या होता है, आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मेन आपको लगाने होते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, ऑल्दो लिस्ट ज्यादा है बट हाँ। बहुत सिंपल है, कोई इसमें हौच पौच नहीं है। आप अगर जॉब करते हो तो भी आए प्रिटी श्योर कि आप वो चीजें सारी चीजें कलेक्ट कर लोगे, और आपका बिजनेस है तो बहुत आपको दिक्कत होने नहीं वाली। फ्रीलांसर का भी मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। आपका अगेन आपका एमएसएमई या जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका जो भी क्लाइंट से पेमेंट आती है वो आप मेंशन कर सकते हो। और तीसरी चीज इसमें आप कवर लेटर में भी मेंशन कर सकते हो मैं फ्रीलांसर हूं, मेरा इस नाम से पेज है, इस जगह पे गूगल पे आप बता सकते हो, और मेरी इस तरीके से इनकम जनरेट होती है, उसके बेसिस पे मैं घूमने जा रहा हूँ। ये सारी चीजें कवर लेटर में आप जितना अच्छी तरीके से मेंशन करोगे, आप कवर लेटर जितना अच्छा बनाओगे आपके चांसेस उतने ज्यादा इंक्रीज होते हैं। ये चीजें आपको मेन ध्यान रखनी है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं आपका फॉर्म भरने, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। दिखा। तो मैं हूँ उस टाइम वीएफएस ग्लोबल जापान वीज़ा वेबसाइट पे। आप अपना सेंटर ढूंढ सकते हैं इंडिया में, आप कहाँ का है, जैसे मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, ये 5 सिटीज़ में वीएफएस जापान वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इस टाइम न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं करूँगा क्लिक हेयर। इसमें जैसे ही आप क्लिक हेयर करेंगे आपके सामने वीज़ा इन्फॉर्मेशन के नीचे वीज़ा टाइप्स आ जाएगा। इसमें आपको वीज़ा टाइप देखना है। हम टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे टूरिज्म वीज़ा। इसमें सिलेक्ट करने के बाद आपका ओवरव्यू, आपकी फ़ीस, आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इसमें अगर आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स करेंगे तो जो मैंने वीडियो में आपको बताया है वो सेम आपको मैंने इसमें से देख के बताया है। देन इसके बाद आपका फ़ोटो स्पेसिफिकेशंस जो कि मैं बता चुका हूँ। प्रोसेसिंग टाइम कितना, यूजुअली 15 दिन का आप एस्टिमेट लेके चलें। और ये आप जैसे ही डाउनलोड फॉर्म करेंगे, ये वाला फॉर्म है जो आपको फिलअप करके देना है। तो इसमें अगर मैं क्विकली समझा दूँ तो ऑब्वियसली यहाँ आपकी फ़ोटो लगेगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आएगा सरनेम, जो पासपोर्ट में आपका सरनेम है वो सरनेम डालना है। मैं फर्स्ट नेम की बात नहीं कर रहा, सरनेम की बात कर रहे हैं। इसके बाद गिवन नेम, जो आपका मेन नेम है, जैसे मेरा नाम देव कुमार है तो आप देव यहाँ, कुमार यहाँ, इस तरीके से डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर नेम्स भी हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पैदा हुए हो वहाँ की। सेक्स डाल सकते हैं आप, मेल फीमेल। मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड आप जो हो वो डाल सकते हो। नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, हमारी इंडिया है तो हम इंडिया लिखेंगे, ठीक है। अगर आप कोई और नेशनैलिटीज़ हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। आईडी नंबर इशूड बाय गवर्नमेंट, इधर आप चाहें तो आधार कार्ड डाल सकते हैं, बट आप क्रॉस चेक करने के लिए वीएफएस वालों से भी जाके बात कर सकते हैं, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। इसमें आप पासपोर्ट टाइप में हमारा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पासपोर्ट नंबर आएगा। प्लेस ऑफ इशू, आपका कहाँ से इशू हुआ है पासपोर्ट, वहाँ का इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी में आपको डालना होगा, जैसे दिल्ली में है इशूइंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर एमओए, जो भी उसकी शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर डेट ऑफ इशू, आपके पासपोर्ट कब इशू हुआ था, या डेट ऑफ एक्सपायरी, जहाँ आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हुआ था। देन उसके बाद सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी नंबर, इसको आप छोड़ सकते हैं। पर्पस ऑफ विजिट, हम यहाँ टूरिज्म लिखेंगे तो टूरिज्म आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आता है इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन जापान, आप कितने दिन के लिए जापान जाना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। मैं जब गया था तो मैं फर्स्ट टाइम 15 दिन के लिए गया था। डेट ऑफ अराइवल, जब आपकी फ़्लाइट वहाँ अराइव हो रही है उस दिन का डेट डालिए। पोर्ट ऑफ एंट्री, आप किस सिटी से आप एंटर कर रहे हो,
और किसी सिटी एयरपोर्ट से कर रहे हो, जैसे टोक्यो उसकी कैपिटल है और हम टोक्यो में नरीता एयरपोर्ट पे गए थे, तो आप यहाँ नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान डाल सकते हैं। नेम ऑफ शिप ऑफ एयरलाइन, आप यहाँ किस एयरलाइन से गए हो वो डाल सकते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द होटल और द पर्सन विद हुम एप्लीकेंट इंटेंड्स टू से। जापान वीज़ा में आपको डमी टिकट और डमी फ्लाइट होटल्स भी देने होते हैं, तो आपको पेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 500 रुपये में कोई भी ऑनलाइन डमी फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। अगर आपको उसमें मेरी हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हो। तो इसमें आप नेम उस होटल का डाल सकते हो जो उस भी होटल में आपने डमी टिकट या डमी होटल्स की रिजर्वेशंस दिखाई हैं। ये होटल का टेलीफोन नंबर और उस होटल का एड्रेस यहाँ पे आएगा। आप डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस डेज, अगर आप पहले कभी जापान गए हो तो आप ये वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैं गया हूँ और कब गया हूँ वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी थी। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, आप जहाँ इस टाइम रह रहे हो वहाँ का एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ये सारा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है करंट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन। आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उनके बारे में डिटेल्स लिखनी है। अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ पर डिटेल्स लिखनी है आपको। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो तो उसका नेम वगैरह, उसका टेलीफोन एंड एड्रेस। आपका बिजनेस है तो आपका जिस नाम से बिजनेस है उसका नाम आएगा, उनका टेलीफोन आएगा, एड्रेस आएगा। अगर आप फ्रीलांसर है मेरी तरह तो फ्रीलांसिंग में मैंने अपना ही नाम लिखा था, या फिर मेरी जो एमएसएमई में फर्म का नाम है वो लिखा था, उसका मैंने टेलीफोन नंबर और एड्रेस भी मेंशन किया था। नेक्स्ट इसके बाद आता है पार्टनर प्रोफेशन। इसमें आप एनए लिखोगे, नॉट अवेलेबल। नीचे आपको कुछ देखने की भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो गारंटर है जापान में तो ठीक भर सकते हैं, अदरवाइज से आप इग्नोर कर सकते हैं टोटली। फिर नीचे आ जाना है, आपको यहाँ नो पे क्लिक करना है सब पे। उसके बाद नीचे आके आपको यहाँ डेट ऑफ एप्लीकेशन, कब आप सबमिट कर रहे हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन उसके बाद सिग्नेचर करने के बाद दैट इज इट, आपको यही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिलअप करके देना है। फाइनली आपको हम जो बताने वाले हैं इसकी वीजा फीस। तो वीजा फीस जो इस टाइम बहुत कम है, बहुत ही कम है। लास्ट जब हमने अप्लाई की थी तब हमारे 1100 रुपए लगे थे, इस टाइम पे 1300 रुपए 1350 समथिंग हो रखी है, जिसमें वीजा फीस तो सिर्फ 500-600 रुपए होती है, 500 रुपए होती है जापान की, और वीएफएस के चार्जेस होते हैं 650 से 700 रुपए। अगर आपको कोरियर वगैरह करना है अपने घर में, आपको लेने नहीं जाना, तो आप एडिशनली उसका पे कर सकते हैं। हमें हमारा दिल्ली में बहुत पास है, मुश्किल से 20 मिनट दूर है हमारे घर से, तो हम खुद ही पिक करते हैं, खुद ही ड्रॉप करते हैं। तो ये था गाइस जापान वीजा का एंटायर प्रोसेस। आई होप इस वीडियो से आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे जापान वीजा वीडियो से रिलेटेड वो आपके सॉल्व हो गए होंगे। इवन हमने जितना बेस्ट हो सकता था उतना समझाने की कोशिश की है। अगर आपके सिंप्लीफाई किया है हमने कि आपको इजी हो, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे वीजा अप्लाई कर सकते हैं खुद से बिना मीडिएटर के, तो या किसी एजेंट के। हम किसी भी एजेंट को इन्वॉल्व नहीं करते क्योंकि यार वो बहुत हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं, और गूगल पे और यूट्यूब के थ्रू आप खुद सब चीज कर सकते हैं। बिलीव मी, चाहे वो यूएस वीजा हो, चाहे जापान वीजा हो, चाहे शेंगेन वीजा हो। सो आई होप आपको सारी चीजें कवर हो गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप हमारे इस इंस्टाग्राम पेज पे या आप हमारे नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम आपका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे और जितना हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे। So till next video, bye bye and take care guys.